अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। ख़ास तौर पे खोज इंडिया की स्पेशल सीरीज़ दास्तान में दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है। उम्मीद है ये साल में हमने बहुत सारे एपिसोड पसंद किए, लगभग आपने सबको ही पसंद किया। पिछले साल हमारे सब्सक्राइबरों की तादाद लगभग 2500 के आसपास थी। अब इस वक्त हम 19,000 हैं। इन 19,000 से स्पेशल खोज इंडिया गुजारिश करता है कि अगर आप चाहें तो चुटकी में हमारे चैनल को बड़ा कर सकते हैं। यानी अगर आप तय कर लें कि मुझे 5 सब्सक्राइबर खोज इंडिया को देना है, जो खोज इंडिया के लिए बेहतरीन तोहफा होगा। लिहाजा अगर आप ऐसा करते हैं तो हम 2-4 दिन या 1 हफ्ते में ही हमारी तादाद, हमारे सब्सक्राइबरों की तादाद बढ़कर 1 लाख के आसपास हो जाएगी, जो खोज इंडिया के लिए आपकी तरफ से दिया जाने वाला बेहतरीन तोहफा होगा। लिहाजा खोज इंडिया आपसे गुजारिश करता है, बार बार करता है, हर बार करता है, आज फिर कर रहा है कि आप प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएँ, ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आते हैं तो आप उसे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। आपके ख्यालात के इजहार के बगैर हम 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे। लिहाजा शुरू करते हैं ताख़ीर ना करते हुए दास्तान। दरअसल दास्तान यानी ख्वाजा हसन निज़ामी की किताब बेगमात के आंसू से हम आपको लगातार सुना रहे हैं। आज की भी दास्तान मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के ख़ानदान की है। गदर में क्या बीती उनके ऊपर, कैसे बुरा वक्त था, ये दास्तान मिर्ज़ा कविश बेग की है। मिर्ज़ा कविश बेग दरअसल बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे हैं। ये दास्तान मिर्ज़ा कविश बेग की बेटी सुना रही है। गदर होने को लगभग 50 साल बीत चुके हैं। वो कहती हैं कि अगर पूछो तो ऐसा लगता है कल ही की बात हो। उन दिनों मेरी उम्र 16-17 बरस की थी। मैं अपने भाई से 2 साल छोटी और मरने वाली बहन नाज़बानो से 6 साल बड़ी थी। मेरा नाम सुल्तान बानो है। अब्बा जान मेरे, उनका नाम मिर्ज़ा कविश बहादुर ज़िले सुबहानी हज़रत बहादुर शाह ज़फ़र के फ़र्जंद थे। भाई यावर शाह और हम बहनों में बड़ी मोहब्बत थी, बस एक दूसरे पर फ़िदा थे। आका भाई के लिए हमारे कई उस्ताद तरह तरह के मुतय्यन थे, कई बातें सिखाते थे। उनको तीरंदाजी, तलवारबाजी से लेकर महल में सब कुछ सिखाया जाता था। कोई हाफिज़ आता था, कोई आलिम आता था, कुछ कातिब भी आते थे। लिहाजा हम लोगों की तालीम का भरपूर माकूल इंतज़ाम महल में था और हम महल में जितनी शहज़ादियाँ थे उनको सीना पिरोना, कशीदा काढ़ना भी सिखाया जाता था। दस्तूर था कि हज़रत ज़िले सुबहानी जिन बच्चों और बड़ों पर ख़ास नज़र इनायत करते थे, ज़िले सुबहानी से मुराद बहादुर शाह ज़फ़र हैं, रखते थे। उनको सुबह का खाना शाही दस्तरखान पर हुजूर वाला के हमरा खिलाया जाता था। चुनांचा ज़िले सुबहानी मुझको भी बहुत चाहते थे और हमेशा सुबह के वक्त खाने के वास्ते मैं बुलाई जाती थी। जब मैंने होश संभाला तो चचा अबू बकर के लड़के मिर्ज़ा सोहराब से मेरी निस्बत ठहर गई, तो हुजूर के दस्तरखान पर जाते हुए शर्माती थी, क्योंकि वहाँ मिर्ज़ा सोहराब भी खाना खाने आया करते थे। अगरचे हमारे कुल ख़ानदान में बाहम पर्दा ना था और ना अब है। शरई नामहरम घर में आते जाते मगर मजबूर थी। मैं एक आँख के लिए भी किसी गैर मर्द के सामने जाना गवारा ना करती थी। पर क्या करती, हुजूर के हुक्म के ख़िलाफ़ दस्तरखान पर किस तरह ना जाती। लेकिन गनीमत ये थी कि आदाब सुल्तानी के बाइस वहाँ पर सबकी नज़रें जो होती थी वो झुकी होती थी। मजाल ना थी कि एक बच्चा भी इधर उधर देखे या आवाज़ से बोले। कायदा ये था कि जब हुजूर मोहल्ला कोई ख़ास खाना किसी को
देते या बुलाते तो वो बच्चा, जवान, औरत या मर्द अपनी जगह से उठकर जाता और हुजूर को झुककर 3 सलाम पेश करता। एक दिन मेरे साथ भी यही इत्तेफाक हुआ। हुजूर ने एक नई किस्म का ईरानी खाना मुझको अता किया और फरमाया, सुल्ताना तू तो कुछ खाती ही नहीं, अदब और लिहाज एक हद तक अच्छा होता है, ना कि इतना कि दस्तरखान से भूखा उठा जाए। मैं खड़ी हुई और जाए अदब पर जाकर 3 आदाब बजा लाई, मगर कुछ ना पूछो, उस मुश्किल से आई गई कि दिल ही जानता है। हर कदम उलझती थी कि कहीं मुझसे कोई ख़ता तो नहीं हो गई। अब मैं सोचती हूँ कि वो ज़माना क्या हुआ, वो खुशी के दिन कहाँ चले गए, जब हम अपने महलों में आज़ाद बेफ़िक्र फिरा करते थे, ज़िल्ल सुबहानी का साया सर पर था और हमें मलका आलम कहकर पुकारा जाता था। दुनिया के उतार चढ़ाव शायद ऐसे ही होते हैं। मुझे खूब याद है कि जब हज़रत हुजूर मौला हुमायूं के मकबरे में गिरफ़्तार किए गए तो मिर्ज़ा सोहराब तलवार घसीट कर, मिर्ज़ा सोहराब याद रखिए मिर्ज़ा अबू बकर के बेटे हैं जिनसे इनकी निस्बत यानी मंगनी हुई थी। ये मिर्ज़ा सोहराब की अब बात कर रही हैं। मुझे याद है, कहती हैं कि जब हुजूर मोहल्ला हुमायूं के मकबरे में गिरफ़्तार किए गए तो मिर्ज़ा सोहराब तलवार घसीट कर दौड़े, मगर दूसरे गोरे ने फ़ौरन इनको गोली मार दी। वो कहा करके गिरे और तड़पे और वहीं पर ठंडे हो गए और मैं बुत बनी तमाशा देखती रही। इतने में ख्वाजा सरा आया और कहने लगा, बेगम क्यों खड़ी हो, चलो तुम्हारे अब्बा जान ने बुलाया है। मैं इसी बेखुदी के आलम में इसके साथ होली और दरियाई दरवाजे से उतर कर देखा कि अब्बा जान मिर्ज़ा कवीश बहादुर घोड़े पर नंगे सर खड़े हैं। तमाम चेहरा और सर के बाल खाक आलूद हो रहे हैं। मुझे देखते ही आंसू भर लाए और फरमाया, लो सुल्ताना, हमारा भी कूच का वक्त आ चुका है। दरअसल लाल किले में कई दरवाजे हुआ करते थे, उनमें से एक दरवाज़ा जो था वो दरिया की तरफ यानी जमुना की तरफ भी खुलता था। जमुना की तरफ भी वो दरवाज़ा खुलता था, वो दरवाज़ा जमुना की तरफ खुलता था। अब्बा जान ने फरमाया कि जवान बेटा यानी तुम्हारा भाई, जिसके सहरे की आरजू थी, आंखों के सामने एक सिख रेजिमेंट के सिपाही के संगीन का निशाना बन गया। ये सुनते ही मैंने एक चीख मारी, हाय भाई यावर कहकर रोने लगी। वो घोड़े से उतर आए और मुझको और नाजवानों को गले लगाकर प्यार किया और तसल्ली देने लगे और कहा, बेटी अब लोग मेरी तलाश में हैं, मैं भी 2-4 घड़ी का मेहमान हूँ। तुम माशाअल्लाह अब बड़ी हो चुकी हो, समझदार हो, अपनी छोटी बहन को दिलासा दो और आने वाली मुसीबतों पर सब्र करो। खबर नहीं इसके बाद क्या पेश आने वाला है। जी तो नहीं चाहता कि तुमको तन्हा छोड़कर कहीं जाऊं, पर एक ना एक दिन तुम्हें बिन बाप का बनना ही पड़ेगा। नाज़वानो तो अभी बच्चा है, इसकी दिलदारी करना और इसे नेकी से ज़िंदगी बसर करना सिखाना। देखो नाज़वानो, अब अब्बा जो थे नाज़वानों को तलकीन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो नाज़वानो, अब तुम शहज़ादी नहीं हो। हाय क्या वक्त वो बीता होगा कि कह रहे हैं कि एक बाप बेटी को कह रहा है कि बेटी अब तुम शहज़ादी नहीं हो, किसी चीज़ के लिए ज़िद ना करना, जो मैसर आए टुक्र करके खा लेना, और अगर कोई शख्स कुछ खाता हुआ हो तो, वरना लोग कहेंगे कि शादियाँ कितनी बदनीयत होती हैं, इसमें शाही ख़ानदान की बड़ी बेइज्जती होगी बेटा। फिर हम दोनों को ख्वाजा सरा के सुपुर्द करके कहा, इनको जहाँ हमारे ख़ानदान के और आदमी हो पहुँचा देना। इसके बाद हमको प्यार किया और रोते हुए घोड़ा दौड़ाते हुए जंगल में घुस गए। फिर पता नहीं लगा कि वो क्या हुए। यहाँ पर एक नुक्ता है मिर्ज़ा कवीश बेग के बारे में। दरअसल आगे आने वाले एपिसोड में हम मिर्ज़ा कवीश बेग के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, तो आगे आने वाले एपिसोड का आप ज़रूर इंतज़ार करें। लिहाजा वो जंगल में चले गए और उनके बारे में कुछ पता न लगा। ख्वाजा सरा हमको लेकर चला, ये हमारे घर का कदीमी नमकख्वार था। थोड़ी दूर तक नाज़वानों जो नाज़ों की पली हुई थी चली, मगर फिर पाँव की ताकत ने जवाब दिया और 2 चलना दूभर हो गया। मुझको भी खाती थी, मगर
बानो को लिए हुए चली जाती थी। इतने में नाज बानो को एक नोकदार कांटा चुभ गया और हाय कहकर वो ज़मीन पर गिर पड़ी। बहन बोली, आपा जान मुझसे पैदल नहीं चला जाता, नाजिर को भेजकर घर से पालकी मंगवा लो। घर और पालकी का नाम सुनकर मेरा जी भर आया और उसको तसल्ली देने लगी। वहाँ पर बैठ गई और कोशिश करने लगी कि नाज बानो को जो कांटा पैर में चुभ गया है उसे निकाल दूं। और बैठकर मैं नाज के पैर से कांटा निकाल रही थी, उतने में जो हमारा ख्वाजा सरा था वो बार बार चीख चीख कर हमें कहता, उठो जल्दी करो, गोरे किसी वक्त भी आते होंगे। लिहाजा मैं तो कांटा निकालने में मसरूफ़ थी। नाज अभी बच्चा थी, वो इस खबर से आगाही नहीं थी कि कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई है। लिहाजा उसकी वही आदत जो महल में थी, नौकरों के साथ सख्ती से पेश आना, वो यहाँ पर भी ख्वाजा सरा के साथ सख्ती से पेश आई और दो चार कलमात उसको बुरे भले कह दिए। ख्वाजा सरा उतने में गुस्से में तिलमिलाता हुआ मदद करना तो दूर की बात आया और दो चार हाथ खींच के जड़ के नाज बानो के गाल पर रसीद कर दिए। वो नाजमानो जिसको अभी तक कभी फूल की छड़ी से भी ना मारा गया था, सोचो जब उसके गाल पर एक ख्वाजा सरा एक नौकर के दो चार तमाचे पड़े होंगे तो उसके ऊपर क्या बीती होगी। लिहाजा मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई। मुझे भी बहुत रोना आने लगा मेरी बहन की यह हालत देखकर। उतने में ख्वाजा सरा जो था उसने हमको वहाँ छोड़ा और छोड़कर गायब हो गया। अब हम दो बहनें, रास्ता सुनसान, वहाँ पर ना कोई आदम ना आदम की ज़ात जो हमारी मदद कर सकता। हम दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चलना शुरू किया। चलते चलते हमें रास्ते की भी कुछ खबर नहीं थी। शाम हो गई, रात हो गई और हम चलते रहे, बैठकर थक गए, सो गए, उठ गए। किसी ने हमसे पूछा सुबह होते ही से कि तुम लोग कौन हो, तो हमने उनको बताया तो उन लोगों ने हमें दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया तक पहुंचा दिया। जब हम निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ पर हमारे ख़ानदान के बहुत सारे लोग पहले से ही जमा थे जो पनाह लिए हुए थे। लिहाजा हम भी उनके बीच में पहुँच गए। हमें वहाँ पहुँचकर एक इत्मीनान हुआ। हम वहाँ पर पहुँचकर अपने बाबा को तलाश करने लगे। हमें लगा कि हमारे बाबा भी यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन उनकी हमें कोई ख़बर नहीं मिली। लिहाजा वहाँ पर बड़ा नफ्सा नफ्सी का आलम था, कोई किसी की खबर नहीं ले रहा था। सब गदर की अलग अलग अफवाहें, अलग अलग बातें आती कि ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त अंग्रेज़ यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मारकाट हो जाएगी। लिहाजा कुछ वक्त और गुज़रा, फिर दिल्ली में अमन व अमान हो गया। उसके बाद हम लोग भी गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तार होके हमें पेश किया गया अंग्रेज़ बहादुरों की अदालत में। उसके बाद हमें छोड़ दिया गया और अंग्रेज़ों को हम पर रहम आया और उन्होंने 5 रुपये पेंशन हम लोगों को भी मुकर्रर कर दी। इस तरीके से हमारी ज़िंदगी आज तक बीत रही है। लिहाजा आपको हम अभी मिर्ज़ा कविश बेग के दुख्तरों की एक दास्तान सुनाने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद है आपको ये दास्तान पसंद आई होगी। इसके बाद वाली जो दास्तान होगी इन बेटियों के बाप की दास्तान होगी। लिहाजा अगले हफ्ते तक आप इंतज़ार करें। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा अपनी राय ज़रूर करें। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर दास्तान के इस एपिसोड में, यानी नए साल में नए जोश के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।